मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, नीतीश कुमार ने फिर एक बार सरकार बनाने के महज 18 दिन बाद नया रिकॉर्ड बना दिया। आप जानते हैं कि अमेरिका के अखबार संस्था ने उन्हें 10वीं बार शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड दिया है। रिकॉर्ड कायम किया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार की चर्चा फिर जोरों पर है। नीतीश कुमार ने भाजपा लोटस के बीच ही यह रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन फिर भाजपा ने शुरू कर दिया ऑपरेशन मुख्यमंत्री, और इसीलिए नीतीश कुमार की नज़र पूरी तरह बीजेपी के ऑपरेशन मुख्यमंत्री पर लगी हुई है। मित्रों, नीतीश कुमार के सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा है। घर से लेकर बाहर तक उनके खिलाफ षड्यंत्रों का खेल चल रहा है, और ऐसे में अब लगता है कि सरकार कितने दिनों चलेगी यह कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं। अब उन्होंने अपनी रणनीति शुरू कर दी है, और अब केंद्र सरकार मतलब मोदी जी और अमित शाह के सामने सीना तानकर उंगली दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के लोग, और उनके दहाड़ से कहीं ना कहीं भाजपा भी सकते में आ गई है। कभी सोचा भी नहीं था लोगों ने कि ऐसा होगा। देखिए मित्रों, बीजेपी के ऑपरेशन मुख्यमंत्री को समझने के लिए, ऑपरेशन मुख्यमंत्री मतलब भाजपा की ये सोच है कि हर हाल में बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो और नीतीश कुमार को दरकिनार किया जाए। तो मुख्यमंत्री, ऑपरेशन मुख्यमंत्री को समझने के लिए 3-4 बड़ी घटनाओं पर नजर डालनी होगी, और तभी यह बात पूरी तरह समझ में आएगी। तो आइए समझते हैं कि कैसे बीजेपी नीतीश कुमार को पंगु बनाकर उनको तोड़ना चाहती है, और कैसे नीतीश कुमार इसका पलटवार कर रहा है। इसके लिए अमित शाह की दिल्ली में जो बैठक हुई है, वो संजय झा का दिल्ली वापसी पर किया गया खुलासा, सम्राट चौधरी की कारगुजारी, और दिल्ली में नीतीश के एक पार्टी के नेता की बुलंद दहाड़ को देखना होगा। मतलब ये 4 कड़ियों को जोड़ना होगा, तब ये बातें समझ में आएंगी। मित्रों, जिस दिन संजय झा ने घोषणा की कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि राजनीति में आए और काम करें, उस दिन जब हमने वीडियो बनाया था तो बताया था कि जवान भले ही संजय झा की हो, लेकिन आवाज तो ये बीजेपी की है। मतलब बीजेपी चाहती है कि निशांत कुमार जदयू की बागडोर संभाल लें, लेकिन क्यों क्यों बीजेपी ऐसा चाहेगी, यह समझना जरूरी है। देखिए, बीजेपी ने गृह विभाग, स्पीकर पद सब छीन लिया, और उसके बाद भी जब ऑपरेशन मुख्यमंत्री को सफल होते नहीं देखा गया, तो दूसरे दूसरे पैतरे आजमाए जाने लगे। पहले नीतीश कुमार से गृह विभाग, उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, वह छीन ली गई। उसके बाद स्पीकर के पद पर बीजेपी और जदयू दोनों के बीच घमासान मचा रहा। विधायक जो जदयू के थे, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि स्पीकर का पद तो जदयू के पास ही रहना चाहिए। नीतीश कुमार भी चाहते थे कि स्पीकर का पद उनके हाथ से न जाए, लेकिन बीजेपी ने ऐसा होने नहीं दिया, और वह भी बीजेपी के पाले में चला गया। बावजूद जब बीजेपी अपने मुहिम में सफल होते नहीं दिख रही थी, तो नया पैतरा, नया शगुफा छोड़ा गया। भाजपा ने तीर बनाया निशांत को, कंधा दिया संजय झा का, और निशाना नीतीश कुमार पर साधा। संजय झा ने जो बयान दिया, उसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। उन्होंने दिल्ली से लौटते हुए पटना एयरपोर्ट पर कहा कि पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आके पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है, कब तय करते हैं, और वो पार्टी में काम करें। यह बयान तब हुआ जब साथ में निशांत भी थे। दोस्तों, संजय झा ने निशांत कुमार का नाम लिया, और अब अचानक निशांत कुमार का नाम लेकर संजय झा ने कहा कि भाई, पार्टी के लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार अब पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दें।
पार्टी का नेतृत्व आगे आकर वो अपने हाथों में लें। संजय झा ने जो बात कही वो भाजपा के चाणक्य अमित शाह की जुबान थी। मैंने उसी दिन कहा था कि यह गेम प्लान संजय झा का नहीं हो सकता है। देखिए कितनी साफ गोई से संजय झा ने जो कहा, उससे कार्यकर्ताओं को लगा कि भाई हम जो मांग कर रहे थे, संजय झा ने तो वही बात कही है और वो जदयू को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी तो कुछ और थी। बीजेपी निशांत को राजनीति में लाकर नीतीश कुमार को किनारा करना चाह रही है और नीतीश जो हर मंच पर परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, वह भी अमित शाह को चुभता है, क्योंकि अमित शाह पर भी बेटे को लेकर विवाद हमेशा उठता रहा है। ऐसे में एक कहानी याद आती है कि एक गांव में बहुत से लोग थे जिनका नाक कटा हुआ था और इसमें एक बाहर का व्यक्ति गया जिसके पास नाक था। तो उसको इस तरह प्रताड़ित किया गया, इस तरह उसको समझाया गया कि तुम में गलती है, मतलब तुम्हारे में गलती है कि तुम्हारे पास नाक है, एक्चुअली नाक होना नहीं चाहिए, और बाद में उसका भी नाक काट दिया गया। तो इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। मतलब जो परिवारवाद में लिप्त लोग हैं वो चाहते हैं कि इससे दो, एक तीर से दो निशाना। एक तो तोड़ने की बात, चूंकि जैसे ही निशांत आएंगे जदयू में एक और घड़ा, मतलब निशांत अ, की पार्टी बन जाएगी। मतलब पार्टी में एक निशांत का भी घड़ा हो जाएगा और उधर संजय झा है, ललन सिंह है। मतलब कि पार्टी में भीतर भी कहीं मथफुड़ौल शुरू हो जाएगा। ऐसे में पार्टी कमजोर होगी और जब निशांत आएंगे तो निशांत को उप मुख्यमंत्री या अन्य लोभ देकर नीतीश कुमार को किनारा कर दिया जाएगा। एक और नीतीश की ताकत लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, वहीं बीजेपी अपना कुनबा भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आरएलएम के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है और आप जानते हैं कि 3 विधायक आरएलएम के स्पीकर जो प्रेम कुमार है उनसे चुपके जाकर मिलते हैं और जब ये बातें खुलती हैं तो स्पष्ट है कि चर्चा का विषय बन जाता है कि आरएलएम पर कहीं न कहीं भाजपा अपने डोरे डाल रही है। मित्रों, नीतीश कुमार कभी भी परिवारवाद का आरोप अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में अब तक एंट्री नहीं दी है और लगातार निशांत को राजनीति से दूर रखते रहे। निशांत कुमार दिखाई जरूर दे जाते हैं, कई बार उनसे सवाल जवाब भी होते हैं, कई बार उन्होंने कुछ राजनीतिक बयान भी दिए हैं, लेकिन निशांत कुमार की कोई एक्टिव भूमिका पार्टी में या राजनीति में नहीं रही है और न नीतीश कुमार चाहते हैं। मौजूदा वक्त में पार्टी में वह कोई भूमिका निभाए, शायद नीतीश कुमार अब भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में एक ऐसे नेता है जिन पर किसी भी तरह का आरोप नहीं है और आज बिहार में जो प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है वह नीतीश कुमार के नाम पर मिला है, चूंकि नीतीश कुमार बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता है और इसीलिए 10वीं बार भी वो मुख्यमंत्री का शपथ नीतीश कुमार ने लिया है। यह ऐसे ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे उन्होंने बहुत से समझौते किए और उस समझौते में एक समझौता उनके बेटा निशांत का भी था, जिसको उन्होंने राजनीति से दूर रखा। लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो चाहते तो कभी भी निशांत को मंत्री बना सकते थे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। तो नीतीश कुमार के लिए कौन सी बड़ी बात थी। वहीं निशांत को राजनीति में लाने का और उसके पीछे जो उद्देश्य था, उन सारे चीजों को लेकर बीजेपी ने जो ताना बाना बुना, वह भी मामला अब धीरे धीरे सामने आ गया है। अमित शाह ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई जिसमें संजय झा, ललन सिंह और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने भाग लिया।
जो नीतीश कुमार के खासम खास बताए जाते हैं। इसका खुलासा एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने किया है और तब पूरा प्लान सामने आ गया। वहां क्या बातें हुई यह भी समझिए। अमित शाह ने यह बात रखी कि भाई नीतीश कुमार कितने दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। यह बात बताइए, 6 महीना साल भर कितने दिन वो रहेंगे और उनकी क्या प्लानिंग है, इस पर आप लोग प्रकाश डालिए। लेकिन इस बात को सुनकर तीनों ही लोग जो बैठक में शामिल हुए थे, मतलब ललन सिंह, संजय झा और वो आईएएस पदाधिकारी, इन लोगों ने चुप्पी साध ली। इन लोगों का कहना था कि देखिए ये मामला हमारे लेवल के ऊपर का मामला है। चूंकि जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर आए थे एनडीए में, तब उनकी डायरेक्ट बातें हुई थी नरेंद्र मोदी से। तो यह बात नरेंद्र मोदी ही उनसे बात कर सकते हैं, हम लोग इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। अब यह बात भाजपा के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको तो खलने वाली थी कि अ, मतलब उनके लेवल की बात नहीं है, यह बात करेंगे तो मोदी जी करेंगे। दूसरी ओर देखिए, ये जो सम्राट चौधरी है गृह मंत्री, वो एआईएमआईएम के विधायकों को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक चित्र से उसका खुलासा हुआ कि उनकी भेंट ओवैसी के पार्टी के जो नेता हैं अख्तरुल इमाम, उनके साथ हुई है। बिहार की राजनीति में इस फोटो के बाद एक हलचल मच गई और तभी अ, इस पूरे बात को घुमाने का प्रयास भी किया गया। कहा गया कि अख्तरुल इमाम और सरवर आलम ने किशनगंज में प्रस्तावित सैनिक स्टेशन को लेकर भेंट की थी, क्योंकि वहाँ बहुत से कब्रिस्तान हैं और रिहायशी इलाके हैं जो उसके जद में आ जाएंगे। इसलिए लोगों की जो मांग है, इसको लेकर यहाँ लोग आए थे और उन्होंने गृह मंत्री से ये अनुरोध किया कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। ऐसे राजनीतिक गलियारों में यह कहा जा रहा है कि भाजपा जो फॉर्मूला तैयार कर रही है, उसमें यह है कि जदयू को अगर छोड़ देती है तो भाजपा के 89, एलजेपी के 19, हम के 6, आरएलएम के 4 और एआईएमआईएम के 6, मतलब कि जो बहुमत की संख्या है उससे ज्यादा पर भाजपा पहुंच जाएगी बिना जदयू के सहयोग के। तो ये फार्मूला तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब जब ये कोशिशें हो रही है तो कहीं ना कहीं मामले का खुलासा भी होते जा रहा है। मतलब बीजेपी जदयू को किनारा कर नीतीश की कुर्सी को हड़प कर ऑपरेशन मुख्यमंत्री को सफल बनाने में जुटी है। इधर नीतीश कुमार एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। जदयू कार्यालय वो पहुंच गए कल, आज गड़बड़ करने वाले नेताओं को उन्होंने पूरी क्लास लगाई और सीधा प्रहार मोदी जी पर कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में नीतीश के एक पूर्व सांसद ने, नीतीश के एक नेता ने मोदी को रोककर अपने तेवर दिखाते हुए उनसे पैसे की मांग कर दी। अब आप सोचिएगा कि भाई पैसा, ये कैसे पैसे की मांग की जा रही है, सवाल तो उठेगा। तो मित्रों, अभी मोदी जी इंडिगो को लेकर काफी परेशान है और उनकी बड़ी फजीहत हो रही है। इंडिगो ने सैकड़ों फ्लाइट को कैंसिल कर दिया, हजारों लोग परेशान हैं। हर जगह, हर एयरपोर्ट की वही स्थिति है। लोग समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, मनमाना पैसा देने के बाद भी वह अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच रहे हैं। किसी की बेटी की शादी है, किसी को नौकरी के लिए विदेश जाना है, किसी को बाप का इलाज कराना है, तरह तरह की चीजें, और लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं। आत्महत्या, आत्मदाह की बात की जा रही है, ये सारी चीजें चल रही हैं। और इधर जो इंडिगो है वह सरकार के नोटिस को भी गंभीरता से नहीं ले रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने फ्लाइट की टिकटों को माने एक स्तर पर रखने के लिए, माने मनमाना टिकट की वसूली नहीं की जाए,
इसके लिए एक दर निर्धारित कर दिया कि कितनी दूरी पर कितने पैसे लग सकते हैं मैक्सिमम, मतलब टिकट का पैसा लिया जा सकता है। हालाँकि उसमें भी बड़ा लोचा है। पहले जो टिकट 5,000 का होता था, अब वो 16,000 का हो रहा है। ये भी बातें सामने आई हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। कोई भी जो एयरलाइन्स है, वो इसकी बात मानने को तैयार नहीं है। सरकार के नोटिस का कहीं कोई असर दिख नहीं रहा है। मतलब मनमाना अ, पैसा टिकट के रूप में वसूल कर रही है जहाज कंपनियाँ। इसी को लेकर नीतीश के नेता ने मोदी जी को घेर कर कहा कि आप मेरे पैसे वापस कीजिए। आखिर जेडीयू के वो कौन नेता थे जिन्होंने मोदी जी और शाह को लेकर, या यूं कहे कि सरकार को लेकर जो कुछ कहा है, वह इसके पहले कोई नहीं कहा है, और लगता है जैसे एक तरीके से वो राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हो। इंडिगो फ्लाइट कैंसिल के मामले को लेकर अब तक सरकार का हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना दरअसल इस बात को दर्शाता है कि इन सारे चीजों में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष कमजोर है या उसके इशारे पर हो रहा है। माना जाता है कि नीतीश कुमार को दिल्ली में जब कुछ भी सरकार पे हमला करवाना होता है, बुलवाना होता है, तो उन्हें अपने खास जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के जुबान से वो बुलवाते हैं। केसी त्यागी जी एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार भी समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। लेकिन ये दूसरी बात है कि दोनों ही अभी मतलब समाजवादी विचारधारा और भाजपा एक ही साथ केंद्र में है। केसी त्यागी अगर कुछ बोलते हैं तो उसका मायने भी होता है। उसका मतलब यह होता है कि वह सीधे नीतीश कुमार के संदेश को पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने जो खबर दी है उसके अनुसार एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद केसी त्यागी ने मौजूदा इंडिगो टिकट के बीच में हवाई यात्रा के लिए मनमाना किराए वसूल रही कंपनियों पर मोदी को सीधे सीधे सवाल करते हुए पूछ लिया और पैसे की मांग कर दिया। केसी त्यागी ने कहा कि मेरी बेटी कल मुंबई जाना था परीक्षा देने के लिए, जिसके लिए उन्होंने 41,000 रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं एयर इंडिया वालों से पूछना चाह रहा हूं कि आपने 41,000 रुपए क्यों लिए। आज मेरे पैसे लौटाइए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। हम कोई चोर लुटेरे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि डीजीसीए को सस्पेंड किया जाए, इंडिगो का लाइसेंस रद्द किया जाए। मित्रों, डीजीसीए एविएशन का सारा काम देखता है, जो सरकार का विभाग है, और एनडीए ही सरकार को संभाल रही है। नीतीश कुमार के पूर्व सांसद केसी त्यागी भी सरकार के ही अंग है, मतलब जदयू साथ है, और सरकार में शामिल होकर के दिल्ली से लेकर बिहार तक और डीजीसीओ को सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, इंडिगो के लाइसेंस को रद्द करने की बात कर रहे हैं। जबकि बताते ये हैं कि इंडिगो मोदी और शाह के नजदीक की कंपनी मानी जाती है, जिसको जो भारत का एविएशन है उसमें 65% उसकी भागीदारी है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में सबसे ज्यादा भाजपा को चंदा देने वाली कंपनी है। दरअसल पहली बार नीतीश कुमार ने अपने एक नेता से ऐसा कहलवाया। यह इस बात को साबित करता है कि टाइगर अभी जिंदा है, नीतीश कुमार में अभी दमखम बाकी है। मतलब अब केंद्र पर भी नीतीश वार करना शुरू कर दिया। यह भी ऐसे समय में जब इंडिगो को लेकर जनता से लेकर विपक्ष केंद्र पर हमलावर है। मतलब नीतीश कुमार ने केंद्र को यह संदेश जरूर दे दिया है कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसाखी मेरे पास है और अभी टाइगर जिंदा है।
तो मित्रों, पूरी कहानी आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह चाल दर चाल, वार पर पलटवार हो रहा है। लेकिन चारों तरफ से कहीं न कहीं नीतीश कुमार घिरे हैं। ऐसे में कब तक इन चीज़ों को सँभाल पाते हैं, बिहार की सरकार कब तक टिकी रहती है या दिल्ली की सरकार में क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, इस पूरे विश्लेषण पर आपका भी क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।